प्यारे बच्चों, आप सभी का गुडविल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट में आपका एक टॉपिक आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि आपके कंपटीशन के पेपर में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं भारत का जो संविधान है वह अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में व्यापार करने आए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध तथा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया और बंगाल पर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक कार्यों के साथ साथ दीवानी राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। भारतीयों पर राज्य करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया, जिस कारण कई एक्ट या अधिनियम पारित किए गए। कहते हैं जो अंग्रेजों ने शासन किया हम लोगों पे वो 1765 से 1947 तक किया। लगभग 182-183 साल राज्य करा। इसको हम दो भागों में पढ़ाई करेंगे। कंपनी के शासन 1773 से 1858 और जो ताज का शासन है, जहाँ पे कहते हैं महारानी का जो शासन है वह है 1858 से 1947। आज का ये सेशन होने वाला है यह है आपके कंपनी के शासन के तहत जो एक्ट बनाए गए उन पर होने वाला है। तो कहते हैं पहला एक्ट बनाया गया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 का एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 में आया एक एक्ट, फिर 1793 में आया, फिर 1813 में आया, 1833 में आया और 1853 का चार्टर अधिनियम आया। ठीक है, तो एक एक करके हम इन एक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहली चर्चा करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। मतलब उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले वर्ग थे और उसके जो पॉलिटिकल वर्ग थे उन दोनों को मान्यता मिल गई। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस एक्ट की कुछ स्पेशलाइजेशन थी, कुछ विशेषताएं थीं। वो क्या क्या थीं आइए शुरू करते हैं। कहते हैं इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो कहते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल जो बना बंगाल का उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स और उसकी मदद करने के लिए 4 लोग और थे। उनके नाम क्या क्या थे? क्लेवरिंग, मानसन, बरवेल, फिलिप फ्रांसिस। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल और केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। कहते हैं परिषद के साथ गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पहले निर्देशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है ना, और इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बैठाए गए। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे सुप्रीम कोर्ट के वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ध्यान रखिएगा, जस्ट अगले साल ही जैसे ही एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अगले साल ही सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। उसके जो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हो गई थी उसकी, और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे और उनके जो सपोर्टर थे वो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। कहते इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिए गए और न्यायालय को यह अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध भी मामले की सुनवाई कर सकता था। और इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अगर किसी को कुछ शिकायत हो तो वहां जाकर वो अपनी शिकायत रख सकता था। कहते इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप का नियंत्रण प्रारंभ हो गया तथा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहते हैं राजस्व तथा नागरिक सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कहते हैं अब अगला एक्ट आता है 1781 का एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट। कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय और बंगाल के जो गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा करना, ताकि उनके जो बीच जो बढ़ते तनाव है उसको कम किया जा सके। विशेषताएं क्या थी इस एक्ट की? तो कहते हैं इस संशोधन के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यदि सरकारी अधिकारी की हैसियत से
कंपनी के कर्मचारी के द्वारा कोई कार्य किया जाता तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता था। इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते वक्त भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों का भी ध्यान रखा गया और उनका सम्मान किया गया। कहते इस अधिनियम के कारण कोर्ट में मुस्लिम मामलों की सुनवाई करने के लिए मौलवी और हिंदू मामलों की सुनवाई करने के लिए पंडितों की नियुक्ति की गई। अगला एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कहते हैं ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। इस समय ब्रिटेन के जो युवा प्रधानमंत्री थे विलियम पिट थे और इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रख दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया। अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी की ही मोनोपोली चल रही थी और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। कहते इस एक्ट जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसकी विशेषताएं क्या थी? कहते इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। जो व्यापारिक मामले थे उनकी सुनवाई सीओडी में होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में होती थी, और जो आपके पॉलिटिकल जो मामले थे उनकी सुनवाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल में होती थी। कहते बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 3 लोग हुआ करते थे, एक तो वित्त मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल के 4 लोग हुआ करते थे। कहते इन सभी लोगों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा होती थी। नेक्स्ट जो आपका एक्ट आया वो आया 1786 का। कहते इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गईं। यह कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य की ओर सत्तांतरण की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम रहा। यहाँ से लगने लग गया कि अब सत्ता जो है ट्रांसफर होने वाली है ब्रिटिश सरकार की ओर। कहते हैं 1793 में एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। कहते हैं कंपनी के कार्यों एवं संगठन के सुधार में एक व्यक्ति का रोल अदा करता है, उसका नाम था हेनरी डुडास। उसने एक चार्टर पारित करा और इस चार्टर की प्रमुख विशेषताएं ये थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया। विशेषताएं क्या थी इस एक्ट की? कहते हैं कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कहते हैं विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधान द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय के द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया। मतलब अब अपने आप कोई नियम कायदे कानून वाला सिस्टम खत्म हो गया, जो कानून ने लिखा है वो मान्य होगा। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की परिषद की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम भारत में 12 वर्षों तक रहने का अनुभव होना चाहिए और नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हो गया। ध्यान रखिएगा, भारतीय कोष से दिया जाना तय हो गया, मतलब भारतीयों पर टैक्स अधिक मात्रा में अब लगाया जाएगा। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आता है दूसरा। इसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने और ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधा की मांग और लॉर्ड बेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक नीति के कारण से 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस एक्ट की क्या विशेषताएं थी? कहते भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को अनुमति मिल गई। चर्च का मामला बिशप के अधीन कर दिया गया, जिसका खर्च भारतीय राजस्व से चुकाया जाने लगा। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला एक्ट आता है कि आपका जो 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात आपको मैं और बता दूं कि जो इससे पहले मैं एक्ट आपको बता रहा था उसमें कहता है कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया था। और कहते हैं ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल और गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं 1833 का चार्टर। कहते हैं जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर ध्यान सुनिएगा, 1837 वाले चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को भी वापस ले लिया गया। अब बम्बई और मद्रास की परिषदें अपनी विधि निर्माण नहीं कर सकती। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व से के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कहते हैं लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकॉले के बारे में मैं आपको एक स्पेशल अलग से वीडियो दूंगा, जिससे कि आपको लॉर्ड मैकॉले की कंडीशंस के बारे में पता चले कि वो क्या सोचते थे।
इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय के रूप में नकार दिया गया और अब वह प्रशासनिक निकाय बन गई। अब उस पर ब्रिटिश राजशाही का आधिपत्य था। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार विषयक कंपनी के एकाधिकार भी समाप्त कर दिए गए। अब लगने लग गया था कि सीधे सीधे कि कंपनी का शासन खत्म हो रहा है और जो महारानी हैं उनका शासन शुरू होने वाला है। इसी कानून के तहत भारत में एक विधि संहिता निर्मित करने का प्रावधान भी किया गया और यह कानून सब पर लागू हो ऐसा कहा गया। इसके तहत ही गवर्नर जनरल को विधि आयोग की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, जिसके प्रयासों से भारतीय दंड संहिता, नागरिक एवं अपराध विधि संबंधी संहिता को लागू किया गया। लेकिन आज भारत में ये संहिता हटा दी गई हैं। ठीक है, तो हम लोग उन संहिता जो अभी हाल ही फिलहाल में हटाई गई हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। अगला एक्ट आता है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जारी किया गया कि यह बार कंपनी के द्वारा जारी किया गया अंतिम अधिनियम बना और इस अधिनियम के तहत ही सेवाओं या नौकरियों में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। कहते हैं भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई और इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। अर्थात इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया और यहाँ पर यह छोटी संसद की तरह काम करती थी। इस विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। कहते हैं इसी एक्ट के 4 साल के बाद भारत की आज़ादी के लिए पहली सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसका नाम था 1857 की क्रांति। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका महारानी के जो रूल बनाए गए थे उन पर हम लोग अपना वीडियो लेके आएंगे, अब वो आपको बताएंगे। धीमे धीमे करते करते हम लोग पूरी पॉलिटी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे। और आप बात मानिए मेरी कि अगर आप अच्छे से पॉलिटी को पढ़ते हैं, आधा घंटा भी पॉलिटी को देते हैं, तो आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।